नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग जैसे कि बात करने वाले हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी। यहां पर इसका फुल डिटेल आ चुका है भैया। 28 जून से इसका फॉर्म फिलअप होने लगेगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि यहां से हमारी प्रॉपर क्लासें, जो कि यहां पर आपको रेगुलर क्लासें मिले, हम लोग यहां से मैथ और साइंस की क्लास आपको देने की कोशिश करेंगे। भैया आपको यहां से पैटर्न की बात करूं मैं, एग्जाम पैटर्न की, तो यहाँ पर इसमें मैथ के क्वेश्चन आपसे जो बनेंगे, यहाँ से 25 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाएंगे। और रीजनिंग की बात करेंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साइंस की बात करूंगा मैं, तो साइंस के टोटल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस के यहाँ पे मात्र 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे यहाँ पे, 100 मार्क के, और आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो यहाँ पे भैया अगर बात करूंगा मैं टेक्नीशियन का, अगर आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं, टेक्नीशियन बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है। क्योंकि टेक्नीशियन एक ऐसी भर्ती है कि जिसमें मात्र केवल एक ही पेपर यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा। तब भैया इसमें अच्छा खासा अगर स्कोर करना है तो अभी से लग जाइए, नहीं तो बाद में आपको पश्चाताप करना पड़ेगा अगर आप नौकरी करना चाहते हैं तो। ठीक है भाई। देखिए साइंस के पैटर्न की बात करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, जो कि यहाँ पर चीज़ें पूछी जाती हैं। तो हम यहाँ पर हमारे पास ये सन 2001 की बात करेंगे। 2001 में देखिए साइंस के ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि टेक्नीशियन और एएलपी दोनों साथ मिलाकर के आता था। तो अभी जो है एक बार इसकी वैकेंसी हुई है, टेक्नीशियन का अलग से हुआ है, एएलपी का अलग से हुआ है। तो पिछली 2024 में जो चीज़ें हुई थी उसमें इसमें टेक्नीशियन में पोस्ट ज़्यादा थी, इस बार टेक्नीशियन में पोस्ट कम है। हर एक कैटेगरी के लिए यहाँ पर पोस्टें हैं। तो भैया हम खास तौर से बात करेंगे पीसीएम ग्रुप की। तब पीसीएम ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण चीज़ ये होती है कि आईटीआई वालों के लिए तो छूट मिल जाती है, लेकिन पीसीएम के लिए अच्छा स्कोर करना पड़ जाता है। तो देखिए कैसे प्रश्नों को आप बनाएंगे, कैसे करेंगे। प्रश्न की झलक मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। 5 सेंटीमीटर फोकस तल लंबाई का एक उत्तल लेंस एक सरल माइक्रोस्कोप में व्यवहृत होता है। यदि अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दिश पर दिखाई देता है तो लेंस की वर्धक शक्ति निकालिए। आवर्धन क्षमता पूछ रहा है भैया, लेंस की आवर्धन क्षमता पूछ रहा है। तो ध्यान से देखेगा। मानव के नेत्र के स्पर्श दिश की न्यूनतम दूरी कितना होती है आपको पता है, 25 सेंटीमीटर। आसपास इसकी न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। यहाँ पर आवर्धन क्षमता पूछ रहा है, तो आवर्धन क्षमता यम बराबर फार्मूला होता है 1+d/f। अभी मैं एक तरीके से आपको पैटर्न दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पैटर्न आपको पता हो जाएगा कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं भैया, ठीक है ना। यहाँ पर लोग देखे हैं कि हाई स्कूल लेवल का एनसीईआरटी का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करा देते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये पीसीएम ग्रुप से इंटर लेवल का एग्जाम है। तो फिजिक्स में थोड़ा से अव्वल नंबर के क्वेश्चन, फिजिक्स केमिस्ट्री में अव्वल नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो भैया साइंस का वेटेज ज़्यादा है। साइंस आपको अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए और वहीं से पढ़िए जहाँ पर अच्छा कंटेंट आपको मिले, ठीक है ना। चले तो यहाँ पे m बराबर क्या हो जाएगा आपका 1+d। स्पर्श इसकी न्यूनतम दूरी 25 और फोकल लंबाई कितनी है 5, तो भाग दे देंगे तो 5×5 = 25। और भैया यम बराबर इसका आवर्धन क्षमता 5 और 1 कितना हो जाएगा 6। तो मैग्निफिकेशन इसका कितना हो जाएगा भैया 6। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ से कौन सा हो जाएगा, 6 वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, सी वाला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अभी मैं क्वेश्चन का केवल प्रारूप दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लोग यहाँ से देखिएगा। चलिए तो यहाँ से ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है। कह रहा है यदि एक पॉलीथीन के टुकड़े को ऊन पर रगड़ने पर 3.2 × 10⁻⁷ कूलम का ऋणात्मक आवेश प्राप्त होता है तो अनुमानित स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इसमें स्थानांतरित होंगे। भैया कुछ कंसेप्ट की मैं बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है ना। जैसे देखिए यहाँ पे सेगमेंट की बात करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास दो वस्तुएं हैं, ठीक है ना। हमारे पास कितनी वस्तुएं हैं, एक वस्तु ये है और ये दूसरी वस्तु है, ठीक है ना। दोनों वस्तुओं को आपस में चाहे घर्षण कराएं या फिर दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराएं तो आवेश का स्थानांतरण होगा, लेकिन कब। यहाँ पर भैया यहाँ पे अगर बात करते हैं तो अगर पहली वस्तु की ऊर्जा अधिक है दूसरी वस्तु से, तो पहली वस्तु से इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होगा दूसरे में। अगर दोनों वस्तुओं की ऊर्जा बराबर है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण नहीं होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है ना भाई। चलिए तो यहाँ पर
एक चीज और पूछता है कि जब एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में होता है, जिस वस्तु से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण दूसरी वस्तु में होगा तो उसके द्रव्यमान पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो द्रव्यमान उसका घट जाएगा। इसके द्रव्यमान में क्या आएगी भैया, कमी। जिससे इलेक्ट्रॉन निकल के जाएगा उसके द्रव्यमान में कमी आएगी, और जिसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा उसके द्रव्यमान में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, उसका द्रव्यमान अधिक हो जाएगा, उसका द्रव्यमान बढ़ जाएगा। भाई याद रखेगा यहाँ से m बराबर क्या हो जाएगा, m प्लस यानी यहाँ पे जोड़ देंगे, ठीक है ना। तो इस बात को याद रखिएगा। और हमारे पास एक फार्मूला होता है Q बराबर, फार्मूला क्या होता है, यानी Q बराबर यानी जहाँ Q आवेश है, N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। N बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा आपका, Q अपान E। यही चीज भैया यहाँ पे लगाने वाले हैं हम लोग, यहाँ पे बात को समझिएगा, यही पैटर्न यहाँ पे लगने वाला है। तब भाई मेरे यहाँ पे फार्मूला आपके पास क्या है, Q बराबर यानी तो N बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान E हो जाएगा। तब भाई आपको भाग देना है ना, यहाँ से N बराबर Q का मान आपके पास कितना है, 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलाम, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻- कितना है, 19 कूलाम, ठीक है ना। यहाँ से भाग दे दीजिएगा, 16 दूना 32 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका N बराबर आपका हो जाएगा 2 गुणित 10 घाते 19, ऊपर चला जाएगा प्लस का हो जाएगा 7, इसमें से घटा देंगे कितना आएगा भाई मेरे, 10 की घाते 12 आ जाएगा, ठीक है ना। आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 2 गुणित 10 घाते -12। आपका बी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भैया एक लाइक करके और कमेंट करके बताना मुझे कि क्या आपको टेक्नीशियन और ग्रुप डी की यहाँ पे साइंस की रेगुलर क्लासें आपको चाहिए, और चैप्टर वाइज अगर क्लासेस चाहिए तो एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कोशिश हम करेंगे कि यहाँ पर आपको चैप्टर वाइज भी फ्री ऑफ कास्ट जो कि यूट्यूब पर कराएं। एक आरोधित 4 ओम तार को बीच में 180 डिग्री पर मोड़ा गया है, उभय कटे आधे भाग में एक दूसरे से मरोड़ दिया गया, उसका नया प्रतिरोध क्या होगा। इस बात को याद रखिएगा। मेरे पास अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक 4 ओम का प्रतिरोध का तार है, 4 ओम के प्रतिरोध का तार है, और इसे 180 अंश पे 180 डिग्री पर इसे क्या कर दिया गया है, यहाँ पर मोड़ा गया है, और उभय कटे भाग को दूसरे से मरोड़ दिया गया। कहने का मतलब है कि इसको काटा गया, काटने के बाद फिर इनको जोड़ दिया गया, ठीक है ना। भाई इस बात को समझिएगा, अगर 4 ओम का था, इसे काटेंगे तो 2-2 ओम में बट जाएगा, ठीक है ना, 2-2 ओम में यहां से बट जाएगा भाई। अब कह रहा है आधे भाग और एक दूसरे भाग को मरोड़ दिया गया, अर्थात एक साथ में जोड़ेंगे तो नया प्रतिरोध क्या होगा, तो 2 ओम को हम लोग समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 फार्मूला होता है, 1/2 प्लस 1/2 यहाँ से आ जाएगा, है ना। 1/r बराबर हो जाएगा 1/2 यहाँ से आ जाएगा 2/2, अर्थात कैंसिल करूंगा तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, 1 ओम। यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका आंसर 10 मत पढ़िएगा, ओम लिखा गया है, ठीक है ना। यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 1 ओम, 2 ओम, यहाँ पे 1/4 ओम ऐसे लिखा गया है भैया, तब 4 ओम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तब बात करूंगा मैं, यहाँ से आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1 ओम आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मैं बेहतरीन टॉपिक यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन देने का प्रयास आपको करूंगा, लेकिन आपके साथ यहाँ पर आपके अंदर भी एनर्जी होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए कुछ करने की या पढ़ने की अच्छे तरीके से, ठीक है ना। बहुत सारे लोगों के अंदर निगेटिव मानसिकता ये बैठी हुई है कि कोई भी यहाँ पे देखते हैं कि कोई बड़ा सा चैनल हो जिसके चैनल पे मिलियन सब्सक्राइबर हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि मिलियन सब्सक्राइबर होंगे तो आप बढ़िया ही पढ़ पाएंगे, सारी चीज़ें अच्छी ही चल पाएंगी, जरूरी ये नहीं है। आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप भ्रमित मत होइए, आपको देखना है कि आपको अच्छा पैटर्न कहाँ पे मिल रहा है, अच्छी चीज़ें कहाँ पे मिल रही हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। हाँ एक बार तो ट्रस्ट आपको करना पड़ेगा। अब देखिए कह रहा है जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 लीटर पानी में -10 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 किलोग्राम बर्फ डाली गई तो परिणामी मिश्रण में तापमान क्या होगा। बात को समझिए भाई, इसकी थ्योरी समझिएगा। जैसे मान लीजिए कि एक पात्र है हमारे पास और इसमें 6 लीटर पानी भरा है, 6 लीटर पानी भरा हुआ है, तो भाई 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 6 किलोग्राम इसमें बर्फ डाल दी गई। बर्फ कितना डाला गया भैया, 6 केजी बर्फ डाल दिया गया। तो परिणामी मिश्रण में ताप क्या हो जाएगा, यहाँ पे -10 डिग्री हो गया।
अब परिणामी टेम्परेचर, तो दोनों टेम्परेचर को यहाँ से माइनस कर देंगे। कहने का मतलब आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आ जाएगा। तो भाई मेरे याद रखना कि यहाँ पे टेम्परेचर में कितना बदलाव आएगा। शुरू में 10 डिग्री सेल्सियस था, बर्फ डाल दिए तो -10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, तो घट करके यहाँ पे टेम्परेचर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ से आप कर सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 0 डिग्री यहाँ से हो जाएगा। भैया अब देखो ये सवाल आपका बढ़िया तरीके से पूछा जाता है। जैसे हमारे पास एक फार्मूला है, यक्स बराबर a कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ऐसा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है। तब भैया यहाँ पे जो गुणांक है 0.5, वो आयाम कहलाएगा। ये किसका मान हो जाएगा, a का, और ये किसका मान हो जाएगा भैया, ओमेगा का। ये फ्लक्स फाई का यहाँ पे कालांतर, ये समय माने यहाँ पे t अवधि हो जाएगी। ठीक है ना, यहाँ पे समयावधि पूछ रहा है तो आपके पास फार्मूला होता है भैया समयावधि की। फार्मूले की बात करूं मैं तो समयावधि टी बराबर फार्मूला हो जाएगा क्या मेरे भाई, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा, इस बात को याद रखना। ठीक है ना, टी बराबर 2 पाई ओमेगा की वैल्यू कितने हैं, अभी 200 यहाँ पे रख देंगे, 200 रख देंगे भैया, तो यहाँ से कट जाएगा तो आ जाएगा कितना, पाई बटा 100, पाई बाई कितना आ जाएगा 100 सेकेंड, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है ना, पाई बाई 100 यहाँ पर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, अगर बताइएगा यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो बेहतरीन क्वेश्चन मैं आपके लिए ले आता हूं, और सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है भाई, है ना, सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बात करूंगा मैं। देखिए हम शुरू से बात करेंगे तो शुरू से लेकर के जितने भी अभी तक एएलपी और टेक्नीशियन में जितने भी साइंस के क्वेश्चन हुए हैं सारा मैं कराऊंगा यहाँ से, और थ्योरी के साथ कराऊंगा। ठीक है ना, थ्योरी के साथ करा। ए और बी तारों के दो टुकड़े उसी पदार्थ से बने हैं जिनकी लंबाई 1:2 के अनुपात में और व्यास जो है 2:1 के अनुपात में है। यदि उसी बल से खींचे जाते हैं तो उनका दीर्घीकरण अनुपात क्या हो जाएगा। अब भैया अगर यंग गुणांक आपने सुना होगा y1 अपान y2, इसका फार्मूला बनेगा L1 अपान L2 इंटू L1 अपान L2 इंटू क्या हो जाएगा R1 अपान ठीक है ना, R1 अपान R2 नहीं, R2 अपान R1 बनेगा। यहाँ से R2 अपान R1 का क्या बनेगा भैया, R2 अपान R1 का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है ना, ये आपका फार्मूला है। तो कैसे करोगे, ध्यान से देखिएगा, y1 अपान y2, L1 अपान L2 का मान दिया है 1/2, और R2 अपान R1, यहाँ पे व्यास दिया है भैया। देखिए अगर व्यास की बात करूंगा तो त्रिज्या आधा हो जाएगा, तो यहाँ पे r/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसका फार्मूला ही है। तो यहाँ पे R2 का मान 1 और R1 का मान 2, ठीक है ना, का क्या होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/2 1/4, अर्थात 1/8 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1:8 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तब भैया यहाँ से आप कर सकते हैं, तो राइट आंसर आपका 1:8 हो जाएगा। ठीक है ना, 1:8 आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। कर पाएंगे आप इसको, ठीक है ना। हो सकता है कि आज मेरे पास कम ही क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए, तो आप सभी का यहाँ पर रहेगा इंतजार, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये क्लासें रेगुलर चाहिए। अगर आपके पास यहाँ पर जुनून है साइंस पढ़ने का, मैथ रीजनिंग पढ़ने का जुनून है, अगर आप चाहते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3 का फॉर्म भरने के लिए, तो आप कमेंट करके बताएंगे कि इस तरीके की क्लास आपको चाहिए। ठीक है ना भाई, अगर क्लास अच्छी लगेगी तो मैं कंटिन्यू रखूंगा।